नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। आज मैं आपको महाराष्ट्र के कुछ खेल के बारे में बताने जा रहा हूं। महाराष्ट्र में साहेब और छोटे साहेब क्यों पसीने पसीने हो रहे हैं, इस पर चर्चा करने जा रहा हूं। गडकरी जी क्या खेल खेलने जा रहे हैं, गडकरी जी ने शतरंज की कौन सी बिसात बिछाई है, कौन से मोहरे कहां रख के चला रहे हैं इसको मैं आज आपसे बातचीत करूंगा। गडकरी जी थोड़ा थोड़ा दिमाग लगा रहे हैं। लोग कह रहे थे कि गडकरी जी का टिकट कट सकता है, तो गडकरी जी उन लोगों के पास जा रहे हैं, उन लोगों से संपर्क में हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि साहेब और छोटे साहेब की जोड़ी पसंद नहीं करती है। उसमें एक बड़ा नाम योगी आदित्यनाथ का है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री पद के दावेदार, ऐसा योगी आदित्यनाथ के समर्थक कहते हैं। और यही नारा योगी आदित्यनाथ का भविष्य बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। 2 दिन पहले नितिन गडकरी उत्तर प्रदेश में आए, पिछले दिनों आए थे और फिर एक बार आए। इस बार उन्होंने जो कहा उसने खतरे की घंटी बजा दी। गडकरी जी बड़ा नापा तोला बोलते हैं, बड़ा संतुलित बोलते हैं। इस बार उन्होंने योगी आदित्यनाथ की तुलना भगवान श्री कृष्ण से कर दी। मैंने नहीं सुना कि कभी गडकरी इस हद तक किसी व्यक्ति के स्तुति गान में चले गए हो कि क्योंकि उसकी भगवान के रूप में तुलना कर दी हो। पहली बार हुआ गडकरी ने योगी आदित्यनाथ की तुलना भगवान श्री कृष्ण से कर दी। और जब गडकरी ने योगी आदित्यनाथ को भगवान श्री कृष्ण कहा तो अमित शाह को कैसा लगा होगा, तो नरेंद्र मोदी को कैसा लगा होगा, ये मुझे को बताने की जरूरत नहीं है। मेरे सारे दर्शक, मेरे सारे श्रोता जानते हैं। और इसके बाद 24 घंटे भी नहीं बीते कि दिल्ली से एक फोन आया कि प्रधानमंत्री ने योगी आदित्यनाथ को दिल्ली बुलाया है। ये फोन भविष्य की रणनीति का था, भविष्य की घटनाओं का था। और उसके बाद योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री से मिले। मुलाकात 2 नेताओं के बीच में थी, मगर राजनीतिक गलियारों में इस मुलाकात के जो संदेश जा रहे हैं वो बहुत खतरनाक है। एक सूची दिखाई गई, उसमें कुछ नौकरशाहों के नाम थे। ये बात पॉलिटिकल गलियारे में चर्चा का विषय बनी है, नौकरशाही में चर्चा का विषय बनी है कि पीएमओ ने एक सूची दी और उस सूची में कुछ लोगों की जन्मपत्री थी और इस जन्मपत्री ने राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया। तो मैं आज के मुख्य मुद्दे पे लेके चलता हूं। ये उत्तर प्रदेश का घटनाक्रम था जो मैंने आपको बता दिया। अब बात आज मैं करूंगा महाराष्ट्र की, क्योंकि महाराष्ट्र के जो संकेत हैं, जो गडकरी की राजनीतिक शतरंज है, जो उद्धव ठाकरे की बिसात है, उसने साहेब और छोटे साहेब को सच में परेशान कर दिया है। महाराष्ट्र में सरकार तो चल रही है लेकिन महाराष्ट्र नहीं चल पा रहा। जबकि मराठों का इतिहास ऐसा रहा है कि वो चल चलकर अफगानिस्तान तक पहुंच जाया करते थे, वो भी युद्ध लड़ने के लिए। ऐसे में उनका राज ना चले, ये मराठियों के लिए कहीं से भी बर्दाश्त होने वाली स्थिति नहीं है। आधुनिक दौर में भी मराठी मानुष का स्वाभिमान ऐसा रहा है कि बाला साहब ठाकरे कभी किसी नेता या किसी व्यक्ति से मिलने गए नहीं। मना कर दिया उन्होंने, मैं किसी से मिलने नहीं जाऊंगा, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी रहे हो या फिर एक जमाने के हीरो क्रिकेटर जावेद मियांदाद। सबको बाला साहब ठाकरे से मिलने के लिए मातोश्री आना पड़ता था, जहां ठाकरे साहब का घर था। ठीक इसी तरह जब मोदी सरकार के दौर में ईडी का नोटिस शरद पवार को भेजा गया तो हंगामा मच गया। बारिश में भीगते हुए शरद पवार की वो तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। पवार साहब ने सिर्फ इतना कहा, ठीक है नोटिस मिला है और मैं आ रहा हूं।
मुंबई के ईडी दफ्तर में नोटिस का जवाब देने उनके ईडी दफ्तर पहुंचने की तैयारी होने की खबर जैसी वायरल हुई, दिल्ली से मुंबई तक खलबली मच गई। सबको लगा कि अगर पवार साहब को ईडी दफ्तर पहुंचना पड़ गया तो मुंबई और महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था की स्थिति संभाले नहीं संभलेगी। नतीजा यह हुआ कि ईडी और भारतीय जनता पार्टी समेत पूरी देवेंद्र फडणवीस सरकार शरद पवार के कदमों में झुक गई। ईडी को अपना नोटिस वापस लेने पर मजबूर होना पड़ गया। लेकिन अब जब ईडी सरकार मतलब एकनाथ देवेंद्र सरकार ही चल रही है, तो स्वाभाविक है कि लोग अब सड़कों पर ईडी को तो खदेड़ ही रहे हैं। आपने वीडियो देखा होगा, मैं दिखाता हूं आपको कि कैसे ईडी के खिलाफ लोग हंगामा कर रहे हैं। आने वाले चुनाव में ईडी सरकार को भी खदेड़ देंगे, इसकी पूरी संभावना महाराष्ट्र में दिख रही है। कसबा पेट उपचुनाव का हाल आपने देखा होगा, जहां भाजपा का 28 साल पुराना किला ध्वस्त हो गया। अंधेरी ईस्ट के उपचुनाव से भाजपा भाग खड़ी हुई। बीएमसी के चुनाव कराने में हाथ पैर फूल गए और इन सब के बीच 2.5 सालों के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जिस प्रकार अपने राज्य को पूरे कोरोना काल में संभाला और उससे पूरे राज्य में उनकी जो छवि बनी, उस छवि ने उनको मुसलमानों के बीच भी लोकप्रिय बना दिया। जिस प्रकार उनके बेटे आदित्य ठाकरे पूरे महाराष्ट्र में भारी भीड़ जुटा रहे हैं, युवाओं को उनके प्रति आकर्षण दिख रहा है, उसने मौजूदा ईडी सरकार की नींद उड़ाकर रख दी है। उद्धव की लोकप्रियता का आलम यह है कि पूरी महाविकास अघाड़ी उनके पीछे तो खड़ी है, साथ ही महाराष्ट्र का जनमत भी उनके साथ महाविकास अघाड़ी के साथ गोलबंद होता जा रहा है। यही गोलबंदी एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के लिए चिंता का कारण बन गई है। सिर्फ एकनाथ शिंदे और देवेंद्र के लिए नहीं, बल्कि साहेब और छोटे साहेब के लिए ये बड़ी परेशानी का कारण बन गई है। क्योंकि पिछली बार राज्य की 48 में से 48 में से 42 सीटें मोदी जी के खाते में गई थी और अब कहा जा रहा है कि सिर्फ नितिन गडकरी ही अपनी सीट पर बीजेपी का खाता खोलने की स्थिति में देखते हैं। शायद गडकरी का टिकट कटे तो बीजेपी का खाता खोलने के लिए भी पसीने आ जाएंगे। भले उद्धव के पास शिवसेना का तीर धनुष चुनाव चिन्ह ना हो, लेकिन आम मराठी मानस को कोई फर्क पड़ता नहीं कि किसका चुनाव चिन्ह क्या है। मगर सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर आम मराठी मानुष भाजपा के खिलाफ इतना क्यों हो गया है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आम बांग्लादेशी बेगम खालिदा जिया की पार्टी के खिलाफ हो गया है और 1.5 दशकों से शेख हसीना को जिताते आ रहे हैं वो लोग खिलाफ हो गए हैं। तो आइए आज उन बिंदुओं की पड़ताल करते हैं जो मराठी मानुष और भाजपा को दूर करने में अहम कड़ी साबित हुए हैं। इस पड़ताल से पहले मैं आपकी बात कराना चाहता हूं, सुनवाना चाहता हूं इंडियन रेवेन्यू सर्विस के क्लास 1 अफसर को, जो मुंबई में रहते हैं, जो महाराष्ट्र की राजनीति को बहुत समझते हैं। रेवेन्यू सर्विस में रहे थे तो बहुत सारे रिकॉर्ड्स, बहुत सारे दस्तावेज, बहुत सारी जांचें उन्होंने की थी। एक एक नेता की जन्मपति रखते हैं अपने पास दिनेश के वोरा जी, और वोरा जी ने बताया कि इस समय महाराष्ट्र की राजनीति कहां जा रही है। आइए सुनवाता हूं, सीधा दिनेश जी के पास जाता हूं और दिनेश जी की बात आपको सुनवाता हूं। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ मूलभूत बदलाव आ रहे हैं। ज़मीन पर देखो तो चीज़ें अलग दिखाई देती हैं और जो भारतीय जनता पार्टी और शिंदे सरकार के द्वारा जो दिखाया जा रहा है और जो बताया जा रहा है, उसमें और ज़मीनी सच्चाई में बहुत अंतर है। अगर हम कैडर से बात करते हैं, जो कि उद्धव ठाकरे का कैडर है शिवसेना का, तो वो इंटैक्ट नज़र आता है
कुछ लोगों को छोड़कर जो अपनी लॉयल्टी चेंज कर चुके हैं। लेकिन अभी जो विधानसभा की 2 सीटों के चुनाव हुए, एक कस्बा और एक दूसरी सीट पूना रीजन में, जहां पर एक सीट 1995 से जो कि भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में थी, उसको हथिया लिया एमवीए ने, यानी कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी ने। दरअसल महाराष्ट्र इस समय अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा डर पैदा कर रहा है। एक चीज़ जो फडणवीस और बाकी भारतीय जनता पार्टी के मन में चल रही है वो ये है कि शिंदे सरकार इस समय भारतीय जनता पार्टी की प्रोग्रेस के लिए, विश्वसनीयता के लिए एक किस्म से एक लायबिलिटी बनती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी अब इस मौके की तलाश में है कि कैसे करके शिंदे ग्रुप को डंप किया जाए और एक किस्म से अपनी जो विश्वसनीयता है उसको बनाए रखा जाए। मैं आपको सच कह रहा हूँ कि पीछे कुछ जो सर्वे भी आए हैं वो भी इस ओर इंगित कर रहे हैं, और जो विधानसभा के अपना जो विधान काउंसिल की जो सीटें हुई थी उनमें भी एमवीए को अच्छी खासी बढ़त मिली है। महाराष्ट्र में जो सिंपैथी है इस समय शिंदे फडणवीस सरकार के साथ में बिल्कुल नहीं है। ग्राउंड कैडर जो है वो पूरी तरह से जेल्ड है इस समय, एक किस्म से वो उद्धव ठाकरे और एमवीए उनके साथ में है। ये बात मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आने वाले बीएमसी के इलेक्शन के लिए या लोकसभा के इलेक्शन के लिए मुझे लगता है कि शिंदे सरकार और फडणवीस एक बड़ी हार की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अगर पहले बात करें बीएमसी इलेक्शन, तो वो तो टालते ही जा रहे हैं। टालने का मतलब है कि वहाँ पर जब असली टेस्ट होगा और एमवीए की जीतने की वहाँ पर आसार बहुत ज़्यादा हैं, मुझे लगता है कि शायद शिंदे सरकार अपना ये टेस्ट जो है इसको अभी कंडक्ट नहीं करना चाहती है, और जितना डिले हो सकता है बीएमसी के इलेक्शन में, जैसे कि दिल्ली के एमसीडी के इलेक्शन में डिले करवाई गई थी, कोई ना कोई किसी न किसी बहाने से उसको डिले करवाने का एक प्रपंच चल रहा है। रही लोकसभा चुनाव की बात, तो मैं आपको जो ज़मीन की हकीकत है वो बता सकता हूँ कि सभी रीजन में, विदर्भा हो, महाराष्ट्र हो, नॉर्थ महाराष्ट्र हो, कोंकण हो, वेस्टर्न महाराष्ट्र हो जो कि बारामती की बेल्ट और पूना बेल्ट है सारी, आप यकीन मान के चलिए कि आपको महाराष्ट्र विकास आघाड़ी अच्छी खासी बढ़त बनाकर आपको दिखाई देगी। मुझे कोई हैरानी नहीं होगी अगर भारतीय जनता पार्टी और शिंदे का जो कॉम्बिनेशन है लोकसभा के चुनाव में 48 सीटों में से अगर वो सिंगल डिजिट तक भी अगर सीमित ना हो जाए। पॉसिबिलिटीज़ हैं बहुत, और इसी बात का डर है कि जहां बाकी कुछ राज्यों में गेन करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, वहीं महाराष्ट्र के अंदर एक बड़े लॉसेस की ओर आगे बढ़ रही है, और उन लॉसेस की भरपाई वो कुछ और स्टेट से जो करना चाहती, क्योंकि राजस्थान है, दिल्ली है, हिमाचल है, गुजरात, ये तो सैचुरेशन पॉइंट पे खड़े हैं सारे के सारे, तो यहाँ से तो कुछ और मिलेगा नहीं। कर्नाटक के अंदर भी लॉसेस आएंगे, एमपी में लॉसेस आएंगे, छत्तीसगढ़ में लॉसेस आएंगे, बंगाल में लॉसेस आएंगे, तो ये लॉसेस कवर कहाँ से होंगे? महाराष्ट्र अगर उसके साथ और जुड़ जाता है लॉसेस के अंदर, तो आप ये समझिए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अपने बलबूते पर किसी भी किस्म की मेजॉरिटी लाना लोकसभा में करीब करीब नामुमकिन हो जाएगा, अनलेस it penetrates into the southern territories and it wins there। शायद भारतीय जनता पार्टी अपने सबसे मुश्किल दौर के अंदर प्रवेश कर गई है, और महाराष्ट्र के अंदर एक बहुत बड़ा युद्ध उसे लड़ना होगा, ऐसे मैं मानता हूँ। लंबी लड़ाई है, लेकिन यहाँ पर एमवीए को क्लियर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो ये थे वोरा जी, पूरा हाल सुन लिया आपने, महाराष्ट्र का सीन क्या है। आइए मैं अब आपको बिंदुवार समझाने की कोशिश करता हूं महाराष्ट्र की राजनीति के कौन से मुख्य बिंदु है। पहला बिंदु, ठाकरे परिवार की पीठ में छुरा घोंपकर सूरत गुवाहाटी मॉडल की सरकार बनाना। पिछले साल जून में जिस तरह शिवसेना के विधायकों को पहले सूरत और फिर गुवाहाटी ले जाया गया, उनकी सरकार गिराई गई और एकनाथ शिंदे के विद्रोही गुट के साथ सरकार बनाई गई, उसे आम मराठी ने कभी पसंद किया ही नहीं। आज के दौर में वहां शिवसेना के बगावती विधायकों के लिए 50 खोके एकदम ओके का नारा आम मराठी की जबान पर चढ़ गया, उसे लग रहा है ये धोखा हुआ है। दूसरा कारण,
केंद्र में सहकारिता को अलग विभाग बनाकर अमित शाह जी को उस विभाग का मंत्री बनाना। पिछले वर्ष केंद्र में एक अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया गया, आप सब जानते हैं, और उस विभाग का मंत्री अमित शाह को बनाया गया। अमित शाह स्वयं गुजरात में एक कोऑपरेटिव बैंक से जुड़े रहे हैं, उसके चेयरमैन रहे हैं, और उनके बैंक के बारे में कई सारी बातें मीडिया में चलती रहती हैं। खुद पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने एक बार हमारे इंटरव्यू में उनके कोऑपरेटिव बैंक के बारे में कई सारी ऐसी बातें की थी जो आपको पता है। ऐसे में आम मराठी मानुष जिसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ कोऑपरेटिव है, कोऑपरेटिव मराठियों की रगों में बहता है। महाराष्ट्र की अधिकांश चीनी मिलें भी कोऑपरेटिव सेक्टर में हैं। उनको ये साफ साफ लगता है कि महाराष्ट्र के कोऑपरेटिव सेक्टर पर गुजरात लॉबी के कब्जे के नियत से ये सब किया गया है, और इसी मकसद से गुवाहाटी मॉडल की सरकार बनवाई गई है। अगला बिंदु, महाराष्ट्र के 4 बड़े प्रोजेक्ट को गुजरात ट्रांसफर करने से गुजराती लोग तो खुश होंगे, लेकिन महाराष्ट्र में गुस्सा बहुत बढ़ गया है। गडकरी साहब ने बड़ी मेहनत मशक्कत से 4 बड़े और प्राइवेट सेक्टर के प्रोजेक्ट अपने राज्य महाराष्ट्र को दिलवाए थे, लेकिन गुजरात चुनाव से पहले उन सब को गुजरात ट्रांसफर कर दिया गया। यदि ये प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में लग गए होते तो लाखों लोगों को वहां रोजगार मिलता, रेवेन्यू आता, मगर इस प्रोजेक्ट ट्रांसफर के घटनाक्रम ने एक बार फिर से गुजरात बनाम मराठी की 7 दशक पुरानी सांस्कृतिक और राजनीतिक रंजिश को सतह पर ला दिया। चौथा बिंदु, किसानों का बेहाल होना। तमाम बड़े वादों के बावजूद अब तक महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या रुक नहीं रही है। इसके अलावा फसलों की एमएसपी गारंटी कानून का मुद्दा है ही है। आपने सोशल मीडिया में 500 किलो प्याज की वो 2 रुपए की कीमत वाला एक चेक वायरल होता हुआ देखा होगा। ऐसे में आप खुद सोचिए, जब 5 कुंटल प्याज के किसान को सिर्फ 2 रुपए मिलेंगे तो उसके सामने आत्महत्या करने के अलावा रास्ता बचता क्या है। अगला बिंदु, छत्रपति शिवाजी महाराज पर जो टिप्पणियां की गई हैं उससे महाराष्ट्र का चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो सब नाराज हैं। सबके लिए छत्रपति शिवाजी महाराज एक हीरो की तरह है। उनकी सांस्कृतिक चेतना, शौर्य का प्रतीक होना, सब कुछ शिवाजी महाराज से सीधे जुड़ जाता है। वो उनकी अस्मिता का प्रतीक है। अब ऐसे में सुधांशु त्रिवेदी जैसे भाजपा नेता या पूर्व गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी यदि शिवाजी महाराज पर ओछी टिप्पणी करेंगे तो आप सोचिए कि एक आम मराठी मानुष के दिल पर क्या गुजर रही होगी। छठा बिंदु, महाविकास अघाड़ी की एकजुटता से साहेब और छोटे साहब का पसीना आना। ईडी और सीबीआई की तमाम कोशिशें भी महाविकास अघाड़ी की एकजुटता को तोड़ नहीं पा रही। इसलिए भी नहीं तोड़ पा रही क्योंकि शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस नेतृत्व के बीच आपसी समझदारी काफी मजबूत है। ऊपर से जनता का दबाव भी इस गठबंधन को बनाए रखने के पक्ष में है। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी और शिंदे साहब को फिलहाल कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। 7वां बिंदु, वो बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु, 17 लाख सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन का मुद्दा जिन की तरह बाहर आ गया। जिस मुद्दे ने भाजपा से हिमाचल छीन लिया और अब मध्य प्रदेश छीनने की राह पर है, वो मुद्दा महाराष्ट्र में बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। इसलिए भी यह महाराष्ट्र में बड़ा मुद्दा है क्योंकि यहां हिमाचल और मध्य प्रदेश की तुलना में सरकारी कर्मचारियों की तादाद बहुत ज्यादा है। इस मुद्दे का प्रधानमंत्री भले ही राज्यसभा में मजाक उड़ाएं, लेकिन राज्य के वित्त मंत्री फडणवीस साहब को कुछ बोलते बन ही नहीं रहा है। ऐसे में लोकसभा चुनावों में क्या होगा, इस बात को लेकर दिल्ली से नागपुर तक डर बैठ गया है। डर इस बात का बैठ गया है कि 48 में से 42 सीटें जिस राज्य में आई, अगर वहां खाता खोलने जैसी बातें चर्चा में आ गई हैं, लोग कह रहे हैं खाता खुलेगा या नहीं खुलेगा, मतलब 42 सीटों का नुकसान, सीधा नुकसान। साहेब और छोटे साहेब कोशिश कर रहे हैं कि महाअघाड़ी में फूट पड़े, सीबीआई ईडी को और तेज किया जाए। लेकिन समस्या है, जितना सीबीआई और ईडी महाराष्ट्र में एक्टिव हो रही हैं, उद्धव के प्रति सहानुभूति उतनी बढ़ती जा रही है।
महाराष्ट्र नहीं संभला तो साहब का 2024 में गद्दी पे बैठने का सपना चूर चूर हो जाएगा। होगा क्या, मैं बताता रहूंगा, क्योंकि ये गोदी मीडिया नहीं है, सच बोलेगा। आप देखते रहिए 4 PM। कुछ और राज्यों में हमारे चैनल है, बिहार, गुजरात, यूपी, कर्नाटक, उन राज्यों में 4 PM डाल के आप उन राज्यों का नाम कर लिखेंगे, चैनल आ जाएंगे। सब्सक्राइब करिएगा, सहयोग करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।